am Abhilash Rajput from Rural Public School, Suliali. So, we are going to proceed with the chapter development. Okay, आज हम डेवलपमेंट में कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंटल स्टेटस को दो स्टेट्स या दो कंट्रीज़ के बीच में किस तरह से कंपेयर किया जाता है कि कौन सी स्टेट्स में डेवलपमेंटल स्टेटस अच्छा है या इन प्रोसेस चला हुआ है या काफ़ी डाउन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या मेथड आजमाया जाता है, किस तरह से हम लोग कैसे ये डिसाइड करते हैं कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये डेवलप्ड नेशंस हैं या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सो व्हाट आर द बेसिक मेथड दैट वी आर अप्लाइंग स्पेशली टू नो the status of the country and why it is, in what way it is very helpful for which agency is to know about the developmental status of the country, for what purposes they are utilizing this ascertaination of these methods. ठीक है, तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इस आज के टॉपिक में। सो बेसिकली कंपैरेटिव स्टडीज़ जो हैं, सो फार हमने ये पढ़ा कि डेवलपमेंट जो है वो क्या है, वो किस तरह से पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है और किस तरह से डिफरेंट इंडिविजुअल सोसाइटी या कम्युनिटीज़ का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो किस डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं एक दूसरे से किस प्रकार से अलग होते हैं। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि इट इज़ नॉट ओनली द इनकम, डेवलपमेंट कैन नॉट ओनली बी एस्टिमेटेड एज ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम लेवल। ठीक है, इसके लिए बाकी और भी जो बहुत सारी ऐसी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं, डेवलपमेंटल स्टेटस अर्न करने के लिए लाइफ में बहुत ही ज़रूरी थी, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम इन्हीं चीज़ों को अभी तक हमने इंडिविजुअल बेस में पढ़ा, अब हम नेशनल लेवल में देख रहे हैं कि नेशनल लेवल्स में इनकी कंपैरेटिव स्टडी किस तरह से की जाती है। तो किसी भी देश को जब किसी दूसरे देश के साथ उसका जो डेवलपमेंटल स्टेटस जो होता है उसको कंपैरिजन करने का जो मेथड है उसको हम एवरेज मेथड के ज़रिए हम उसको ये चीज़ पता कर पाते हैं कि इसका डेवलपमेंटल स्टेटस क्या है। वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी इंटरनेशनल एजेंसीज के आधार के द्वारा रिकमेंडेशंस पे, ठीक है, इनको जो है 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। पूरे वर्ल्ड की सभी कंट्रीज़ को जो है उनका एक डेवलपमेंटल स्टेटस जो है वो 3 स्टेटस में डिवीज़न किया जाता है, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं इनकी जो पर कैपिटा इनकम होती है, नाउ व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम जो होती है किसी भी देश की जो टोटल इनकम होती है, ठीक है, उस टोटल इनकम को जब हम उसकी पॉपुलेशन के साथ डिवाइड करते हैं देन वी डिराइव द पर कैपिटा इनकम। ऐसे ही अगर हमें किसी स्टेट की इनकम निकालनी है, उसकी पर कैपिटा इनकम निकालनी है, तो हम स्टेट में भी ऐसे करेंगे, उस स्टेट की टोटल इनकम डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। तो इस तरह से हमें पर कैपिटा इनकम जो है वी कैन डिराइव द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। तो डेवलप्ड नेशंस में 2015 और 2017 के स्टेटस के इकोनॉमिकल स्टेटस जो था जो अवेलेबल किया गया था उसके आधार पे जो था लगभग मोर देन 1550 डॉलर हमें US डॉलर से अबव पर कैपिटा इनकम वाली जो कंट्रीज़ थी उनको डेवलप्ड नेशंस के स्टेटस में रखा जाता था। ठीक है, एंड द कंट्री विच हैज़ लेस देन 950 US डॉलर पर कैपिटा इनकम दे कम्स अंडर द अंडर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, तो जो कंट्रीज इन बिटवीन दिस 15,550 और 950 डॉलर के बीच के रेंज में जो कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम होती थी उनको डेवलपिंग नेशंस के स्टेटस में रखा जाता था। क्लियर? तो इस तरह से इन 3 कैटेगरीज में किसी भी देश के डेवलपमेंटल स्टेटस को कैटेगराइज करने का फ़ायदा जो है वो वर्ल्ड बैंक
और इंटरनेशनल एजेंसीज को इस आधार पे होता है कि दे आर एबल टू, इट हेल्प्स देम टू सैंक्शन अ लोन टू अ पर्टिकुलर कंट्री। उन्हें किसी भी देश को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए उन्हें एक गाइडलाइंस मिल जाती है, उन्हें एक रूपरेखा नज़र आ जाती है कि उस देश में अगर कौन कौन से पहलुओं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, कौन से डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स जो हैं वो वहाँ के वीक हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से वो अलग अलग एजेंसीज के द्वारा उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की जाती है, और ताकि उनका जो है डेवलपमेंटल स्टेटस जो है वो इम्प्रूव हो सके। इज दैट क्लियर? ठीक है। और उनका जो एक लोन सैंक्शन की जो एक रेंज है वो भी इस आधार पर डिसाइड की जाती है कि उनका कैपेसिटी लेवल कितना है, लोन को वापस करने का वहाँ का कैपेसिटी लेवल कितना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक फाइनेंशियल जो स्टेटस होता है उस कंट्री का वो पता चल जाता है, ठीक है। और इससे उस कंट्री के अलग अलग जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं उनमें कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये था एवरेज मेथड जिसके द्वारा कंपैरेटिव स्टडीज़ किए थे। तो हमारे देश में भी इसी तरह से अलग अलग स्टेट्स जो हैं सालाना जो है हर स्टेट का जो है एक कंपैरेटिव स्टडी की जाती है, उनका डेवलपमेंटल स्टेटस चेक किया जाता है, कौन सी स्टेट जो है उसका पर कैपिटा जो है वो बढ़ा है या डाउन हुआ है, ठीक है, और क्या कारण है, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो एक इनकम की डिस्क्रिप्शन होती है और उनका जो पॉपुलेशन का साइज़ होता है और उसके आधार पे जो उनके डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंसेस होती हैं उनको असर्टन किया जाता है, उनको प्रॉपरली उनका फीडबैक मिल जाता है इस मेथड के ज़रिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे पंजाब है, मान लीजिए पंजाब की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू केरला। हम पंजाब और केरला का कंपैरिजन करते हैं। पंजाब की पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, केरला की पर कैपिटा इनकम थोड़ी सी कम है, ठीक है। लेकिन अब ये तो इनकम लेवल आ गया, लेकिन डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में बाकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। उनमें लिटरेसी रेट भी आता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी आता है, नेट अटेंडेंस रेशो भी आती है और लिटरेसी रेट भी आता है, सेक्स रेशो भी आती है, ठीक है। तो जब हम अब हम इन सब डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो हम पाते हैं, ठीक है, लिटरेसी रेट केरला में 100% है, पंजाब में थोड़ा कम है, बट चलो ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगा, चलो मान लिया 80% 85% है, ओके। सेक्स रेशो केरला में पर 1000 मोर देन 1080-90 के करीब होगा, शायद मेरे ख्याल से बढ़ गया होगा, अब 1100 के करीब होगी, ठीक है। यानी कि वहाँ पे और मर्दों के मुकाबले में औरतों की संख्या ज़्यादा है, वहाँ का सेक्स रेशो बहुत बेटर है। लेकिन अगर हम पंजाब के सेक्स रेशो की बात करते हैं तो पंजाब में 1000 मेल्स के पीछे लगभग 800 के करीब गर्ल्स हैं। सो इट्स अ वेरी पुअर। यहाँ पे आप देखें तो पुअर स्टेटस आ गया दोनों का कंपैरेटिव। उनका ये स्टेटस बहुत बेटर है, उनका ये स्टेटस कम है। लिटरेसी रेट भी उनका 80-85% है, उनका 100%। पर कैपिटा इनकम बेशक पंजाब की ज़्यादा है, केरला की कम है, लेकिन डेवलपमेंटल इंडिकेटर में ये देख लीजिए, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पंजाब में ज़्यादा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पंजाब में ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल बहुत बढ़िया लेवल में, बहुत इम्प्रूव्ड है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लेकिन पंजाब में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स जो हैं वो शो क्या कर रहे हैं, यानी कि डेवलपमेंटल इंडिकेटर शो कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो केरला की पंजाब से थोड़ी बेटर है, ठीक है ना। बेशक इनकम लेवल उनका ज़्यादा है, लेकिन उनका डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वहाँ का बेटर है। तो इस तरह से हर जगह का जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली उसकी क्वालिटी, उसकी डेवलपमेंट की जो क्वालिटी है उसको इंडिकेट करता है, ठीक है। तो किसी भी देश की जो डेवलपमेंटल स्टेटस जो होता है वो बेसिकली इसी आधार पे पता चलता है कि वहाँ का लिटरेसी रेट कैसा है, वहाँ का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मतलब समझते हो, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चे, ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट जो गोद में जिन्हें खिलाया जाता है उन्हें इन्फेंट बोलते हैं। मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट, उनकी डेथ रेट, ठीक है। तो
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, नेट अटेंडेंस रेशो होती है जो 14 से 15 साल के उम्र के बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, उनकी। लिटरेसी रेट आपको मालूम है, ठीक है। सेक्स रेशो मेल और फीमेल पर 1000 मेल्स में फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है उसको सेक्स रेशो बोला जाता है। तो दिस इज हाउ दीज ऑल आर द डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स। तो इस तरह से हम किसी एक स्टेट को दूसरी स्टेट्स के साथ उसके अलग अलग पहलुओं के आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको असेस किया जाता है, उनके डेवलपमेंटल स्टेटस को, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है डेवलपमेंट की कैटेगरी, डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से डिफाइन की जाती है। आज के टाइम में अगर हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करनी है तो अगर आप देखें तो आज हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। आज हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, बहुत अच्छी लाइफ हो गई है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई हो चुका है, ठीक है। पीपल आर इक्विप्ड विद देयर सो मैनी एमेनिटीज़ दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू देम बाय द गवर्नमेंट, बाय द पब्लिक बॉडी, बहुत सारी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम जिस तरह से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है, द इनडिस्क्रिमिनेट वे ऑफ यूजिंग आवर रिसोर्सेज, ठीक है, दैट लीड्स आवर लाइफ टुवर्ड्स द ग्रेट इनसिक्योरिटी, ठीक है। हम लोग एक बहुत ही असुरक्षा भरे वातावरण में अपना जीवन जी रहे हैं। बेशक हमारा लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी इंप्रूव हुआ है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, लेकिन हम लोग असुरक्षा की परत को भी साथ लेके चले हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जो हैं अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल सही तरीके से करें। हम डेवलपमेंट करें, लेकिन डेवलपमेंट के तरीका जो है वो हमारा इस तरह से होना चाहिए कि हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल इस तरह से करना चाहिए कि उससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो प्रभावित ना हो, हमारे रहने की जगह जो है वो पॉल्यूट ना हो, ठीक है। हम अपने रिसोर्सेज को जो है फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कंजर्व करके जाएं, उन्हें सुरक्षित रख के जाएं, ठीक है। सो ऐसी पॉलिसीज़ जो होती हैं इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो जब हम डेवलपमेंट करने का ज़रिया, जब हम सस्टेनेबल प्रोसेस, जब हम अपनी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल के साथ जोड़ देंगे, सस्टेनेबल प्रोसेस के साथ जोड़ देंगे, तो नेचुरली हमारा क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी, हमारे जीने का तरीका इम्प्रूव होगा, एक बहुत क्वालिटिव लाइफ हम जिएंगे, हम रिसोर्सेज की इम्पोर्टेंस को समझेंगे भी, और अपने बच्चों की लाइफ, आने वाली जनरेशन जो है वो भी बहुत कुछ नया सीखेगी। इज दैट क्लियर? सो ये आपका चैप्टर था, तो इस चैप्टर को आप थॉरोली पढ़ लीजिए, इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए, रीडिंग करिए। कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं। आपने इसका होमवर्क, एक्सरसाइज का होमवर्क कंप्लीट करके रखना है। एक्टिविटीज़ के जो लेट्स वर्क दिस एक्सरसाइजेज जो हैं आप कर लें तो बहुत बेटर है, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप बेशक थोड़ा सा टाइम जरूर, आपको ज़्यादा बर्डन पड़ गया, थोड़ी सी 2-3 एक्सरसाइजेज हैं लेट्स वर्क दिस आउट वाली, ठीक है। अगर आप उनको कर लेंगे, समझ लेंगे, वो 1 मार्क्स होते हैं, उनको ज़्यादा लेंथी आंसर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट 10 to 15 वर्ड्स में उनके आंसर्स लिखिए, ठीक है, और उसके बाद आप अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।